गुड मॉर्निंग आवर फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। दुर्घटना होने के 48 घंटे और 3 महीने के अंदर पुलिस को इसकी रिपोर्ट बीमा कंपनी और ट्रिब्यूनल कोर्ट को देना होगी। आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है और ये प्रावधान कहाँ पर बताए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध भारत संघ 2021 का ये लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें प्रावधान दिए गए हैं। और 166 की उपधारा 4 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसको प्रतिकर आवेदन मतलब क्लेम याचिका के रूप में इसको माना जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है, क्योंकि अक्सर इस प्रावधान की हमें जानकारी नहीं होती है। अमेंडमेंट के बाद ये प्रावधान भी जोड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में भी बताया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइटेशंस मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी जस्ट उसके अंदर से ही मैं आपको दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा ये ईमेल या वेबसाइट के जरिए बीमा कंपनी और ट्रिब्यूनल कोर्ट को दी जाएगी। ये प्रावधान कानून में बताए गए हैं। अब इसका फायदा हमें कहीं ना कहीं एक रूप में इस प्रकार से भी मिल जाता है, अगर हम इसको देखें और सोचें। मतलब ये एक सोचने और समझने की बात है कि यदि वो जो 6 महीने की समय सीमा लगाई गई है कि एक्सीडेंट क्लेम याचिका 6 महीने के अंदर पेश की जाएगी। अब सपोज करो कि हम 6 महीने के अंदर उसको पेश नहीं कर पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ जजमेंट, एक जजमेंट में भी बताया गया है कि वो आईसीआई विरुद्ध इंश्योरेंस कंपनी का कोई जजमेंट है, जस्ट अभी आया भी है, कि 6 महीने के बाद भी यदि वो पेश करेगा उचित कारण बताकर, तो उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट लेने से इनकार नहीं करेगा। हालांकि उसमें अभी अंतिम जजमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक तो बात आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली थोड़ी सी बात यह है कि यदि पुलिस के द्वारा ईमेल और वेबसाइट के जरिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो है कि रोड एक्सीडेंट की सूचना दे दी गई, पहली सूचना जो दी जाएगी वो 48 घंटे के भीतर दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में बताया गया है। 48 घंटे के अंदर जो सूचना दी जाएगी उसे FAR फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहा जाएगा। दूसरी का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया गया 3 महीने के अंदर दी जाएगी। वो क्या होगी, उसको DAR डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहा जाएगा। इसमें नक्शा मौका और मतलब जो चालान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं सभी दस्तावेज इसमें शामिल होकर ट्रिब्यूनल कोर्ट में पेश की जाएगी। ये आप ध्यान रखना। जैसे एडीजे कोर्ट होता है जिसको ट्रिब्यूनल कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष जो चालान पेश किया जाता है वो एक अलग चीज है सर, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो BNSS 2023 की धारा 193 के तहत पेश किया जाता है। उसका मकसद है कि यदि लापरवाही से मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित कर दी या दुर्घटना कारित कर दी, तो उसको सजा देने के प्रावधान के मकसद से उसको पेश किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें धारा 106 की उपधारा 1 BNSS की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर किसी की मृत्यु कारित कर दी। 281 लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना। धारा 184 मोटरयान अधिनियम 1988 की जो लगाई जाती है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। 125 जिसमें घोर के संबंध में बताया गया। ये सब नए कानून है सर। BNSS 2023 की सॉरी BNS 2023 की धाराएं अब लगाई जाती हैं। 1 जुलाई 2024 से सभी लागू हो चुके हैं। इससे पहले आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता 1860 है उनकी धाराएं लगाई जाती थी। लेकिन ये जो पेश की जाएगी ट्रिब्यूनल कोर्ट में, यहाँ पर इसको जो धारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 4 में जो बताया गया है इसको कि इसको प्रतिकर आवेदन, मतलब इसको मैं इंग्लिश में भी सर आपको पढ़ के थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एक हमें जब इसको क्लेम में आवेदन मान लिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं हमें एक सीखने के लिए बात दिखाई देती है। द क्लेम ट्रिब्यूनल शेल ट्रीट एनी रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंटल forwarded to it under section 159 as an application for compensation under this act। मतलब मुआवजा राशि मुआवजा एप्लीकेशन के रूप में मानी जाएगी, क्लेम याचिका के रूप में। अब सर जब इसको क्लेम याचिका के रूप में मान लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है कि आहत का क्लेम तो कोर्ट में पेश हो चुका है। फिर भला 6 महीने की समय अवधि का क्या महत्व रह जाएगा, थोड़ा सा हमें सोचने की बात है। हम दो तरीके से अब यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। एक तो हम जो हमेशा से पेश करते आ रहे हैं, धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत क्लेम याचिका,
हम पूरी क्लेम याचिका तैयार करते हैं, उसमें 24 के समथिंग पेरा होते हैं, उन पेराओं को भरकर और उसके साथ पूरी चालान की सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, एफआईआर, नक्शा मौका, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस के द्वारा सूचना दी जाती है अभियुक्त गण को 35(1) के तहत। और जब उपस्थित हो जाता है 35(1) BNSS 2023, यहाँ प्रोसीजर वाली धारा लागू होंगी सर, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईपीसी नहीं, जो BNS 2023 की धारा है वो एक दंड के रूप में लगाई जाती है, और उसको देने के लिए जो प्रोसीजर न्यायालय अपनाता है उसको जो है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1873 जो पहले थी, अब जो है कि भारतीय नागरिक BNSS 2023, उसका संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, वो लागू होती है। वो उसके सॉरी जो चालान के साथ लगाए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में बता रहा था 35 के साथ एक प्राप्ति भी दी जाती है, जब मुलजिम उपस्थित हो जाता है थाने पर कि आप उपस्थित होगा उसकी प्राप्ति है। धारा 133 मोटर यान अधिनियम के तहत नोटिस भी दिया जाता है, वो गाड़ी की सूचना के संबंध में गाड़ी मालिक को कि भाई ये ड्राइवर कौन था, गाड़ी कौन चला रहा था, सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, पुलिस कथन, नक्शा मौका, मेडिकल रिपोर्ट, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर अब दो चीजें हो गई हमारे हमारे सामने। एक क्लेम याचिका हमने पेश की धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत तैयार करके, और साथ में चालान की सर्टिफाइड कॉपी लगाकर कोर्ट में, उसमें जो प्रोसीजर अपनाई जाएगी आप जानते हैं। उसमें सबसे पहला एक मुख्य बयान होते हैं, जो आहत पीड़ित होता है या जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके आश्रितों के बयान होते हैं। कोर्ट में बयान होने के बाद उसको MACC में कोर्ट में ट्रिब्यूनल कोर्ट में दर्ज किया जाता है, उसके बाद नोटिस जारी किए जाते हैं। जब सामने से 3 लोगों पर लगाया जाता है, गाड़ी मालिक, बीमा कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी। जब ये लोग उपस्थित हो जाते हैं, इनकी तरफ से वकील साहबान आ जाते हैं, फिर उनके द्वारा जवाब पेश किया जाता है, फिर वाद विषय बनाए जाते हैं, उसके बाद बयान चालू होते हैं, और इस प्रकार से उसमें फिर जो है कि पूरा निर्णय होता है। अब सवाल ये है कि वो भी क्लेम याचिका है जो हम हमेशा से, सदियों से, सालों से पेश करते चले आ रहे हैं। इधर 166(4) में इसको भी क्लेम याचिका मान लिया गया। तो मेरा सिर्फ ये एक तजुर्बा और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जब क्लेम याचिका न्यायालय में पेश हो चुकी है, चाहे वो ईमेल, वेबसाइट के जरिए, सूचना के जरिए पेश हुई है, और इस धारा में बताया गया है कि उसको क्लेम याचिका माना जाएगा, तो जब भला उसको क्लेम याचिका मान लिया गया, तो अब हमें कहीं ना कहीं एक लाभ तो ये 6 महीने की अवधि का मिल रहा है। हम न्यायालय से कहीं ना कहीं निवेदन तो कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय, जब क्लेम याचिका जिसको माना गया है वो माननीय न्यायालय के समक्ष ऑलरेडी जो है कि पेश हो चुकी है, तो उसको प्रतिकर आवेदन मान लिया जाए, तो उस पर भी न्यायालय क्लेम का आदेश कर सकते हैं। अब हालांकि उसकी प्रोसीजर के ऊपर मैं आपके ऊपर कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि यदि उसको प्रतिकर आवेदन माना जाएगा, अच्छा, जनरली जज साहब को भी नहीं पता होता है कि वो रिपोर्ट कहाँ और कैसे पेश हो रही है। एक प्रकरण में मेरी ही जज साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे निवेदन किया, ऐसे ही मुद्दा था, वो आदेश 6 नियम 17 का मुझे पेश करना था। वो क्या था कि 3 लोगों की क्लेम याचिका एक ही साथ पेश कर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटिवश जो पैरा क्रमांक 21 में जो सहायता मांगी जाती है, वो सारी सहायता एक साथ मांग ली गई थी। जैसे कि स्थायी असमर्थता का एक व्यक्ति का लिख दिया, दूसरे का और तीसरे का लिख दिया, उसके बाद फिर बाकी के जो भी है, पौष्टिक आहार, आवागमन का खर्च, अटेंडर का खर्च, और जो है कि साचार्य सुख से वंचित होगा, ये जो भी है वो सब एक साथ लिख दिए गए थे। तो जज साहब का कहना था कि वकील साहब अब इसमें मैं फैसला किस प्रकार से करूंगा। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो आदेश 6 नियम 17 के तहत मैं एप्लीकेशन तैयार करके ले गया था, और उसकी चारों तीनों सॉरी 4 लोग थे, तो चारों की अलग अलग जो है कि मैंने सहायता राशि मांगी थी। अब उसमें जज साहब का ये भी कहना था कि आपको हो सकता है लिमिटेशन का मुद्दा आ जाए, तो मैंने जज साहब से निवेदन किया था कि सर इसमें डार और फार, फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट और डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट, ये जो माननीय न्यायालय में पेश की जाती है, उसे मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा के तहत क्लेम याचिका मान लिया गया है। अब चूंकि वो तो मान ही लिया गया है, तो ये जो हम पेश कर रहे हैं, ये अतिरिक्त जो पेश कर रहे हैं, तो हमें लिमिटेशन की कोई बाधा तो नहीं आनी चाहिए। तो जज साहब को मतलब ये था कि उनको जानकारी नहीं थी, हालांकि ऐसा हो जाता है, जज साहब को तो जानकारी रहती है, लेकिन हो सकता है वो एक क्लिकर एक बाबू की टेबल का वर्क हो, और ईमेल से जिनको आती है वो सारा डिपार्टमेंट वही देखते हो। लेकिन फिर भी मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 4 में बताया गया, तो वो अगर क्लेम याचिका, उस पर भी जज साहब आवेदन आदेश कर सकते हैं, ये प्रावधान में बताया गया है। अब उसकी प्रोसीजर जो भी होगी, अभी जहां तक जनरल मुझे जानकारी, मैं आपको एक ओरल जानकारी आपको बता देता हूँ कि कई बार वो पेश नहीं करते, हमें पता नहीं होता, तो हम 166 की उपधारा 4 और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, इन सब के आधार पर आवेदन तैयार करके भी कोर्ट में निवेदन कर सकते हैं कि सर वो डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट को मंगवाया जाए।
जो रिपोर्ट आ जाती है, अब उस पे क्लेम का नोटिस जारी होते हैं सभी लोगों को न्यायालय की तरफ से, बीमा कंपनी, ड्राइवर, गाड़ी मालिक, और फिर उधर से जो है कि पेशकश होती है कि भाई इतनी राशि का मुआवजा देते हैं। आप यदि उसे अस्वीकार कर देते हैं तो फिर आपकी आपत्ति इसमें मांगी जाती है। तो जब पूरी आप आपत्ति फॉर्म XIV के तहत पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 166 के रूप में फिर तब्दील हो जाती है, और फिर यहाँ से फिर आपके उसमें गवाह, सबूत, बयान, वाद विषय और अंतिम फैसला सब कुछ होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रोसीजर हमारे सामने आती है। अभी तक हालांकि मैंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन सर मैंने इसको लॉ में पढ़ा हुआ है। हो सकता है ऑल इंडिया में आप लोगों ने किसी ने अप्लाई किया हो तो कमेंट्स करके इस पे मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाले समय में वो एप्लीकेशन जो न्यायालय में पेश की जाएगी, क्योंकि यदि जज साहब कहते हैं कि हमें नहीं पता जो है कि कौन सी रिपोर्ट थाने के द्वारा हमें 3 महीने के अंदर दी गई, हमको जानकारी नहीं, तो हम उस आवेदन को पेश कर सकें। उस आवेदन की ड्राफ्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा सर। उसमें जो आपत्ति पेश होगी उस आपत्ति के साथ मैं आपको वो वीडियो स्पेशल बना दूंगा। लेकिन पूरे ऑल इंडिया में यदि किसी ने इस प्रोसीजर का इस्तेमाल किया तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं, और उन्होंने जो जो प्रोसीजर अपनाई है शार्ट में लिखकर भी बताएं, ताकि मैं इस पर 8-10 वीडियो सर बना दूंगा। क्योंकि एक ये भी एक प्रोसीजर आ चुकी है हमारे सामने। भाई जब उसको क्लेम याचिका मान लिया गया तो प्रोसीजर में शामिल हो गई है। ठीक है, अब मैं आगे की जानकारी सर उस जजमेंट की आपको देता हूं, जो कि हमारे वीडियो का मुख्य टाइटल यही था कि 48 घंटे और 3 महीने के भीतर ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पुलिस को दुर्घटना की रिपोर्ट बीमा कंपनी और ट्रिब्यूनल कोर्ट को देना आवश्यक है। आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है वही हमारा बेसिक आधार है जानकारी का। आइए सर, लेट्स गो। सर ये डिजिटल ई बुक है AMVA, और ये वीडियो का भी टाइटल है और हमारी डिजिटल ई बुक का भी ये टाइटल है AMVA रूल्स, दुर्घटना के 48 घंटे और 3 महीने का नियम पुलिस को कोर्ट में देनी होगी FAR और DAR, फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट और डायरेक्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट। अब मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं सर। ये डिजिटल ई बुक है, इसमें विषय सूची भी दी हुई है और डिस्क्लेमर भी और प्रस्तावना भी है। और इसमें जो मैंने मुख्य मुद्दे की बात लिखी हुई है कि पुलिस को 48 घंटे के भीतर देना होगी इसकी रिपोर्ट सर। तो मैं सीधा आपको उसी मुद्दे की बात पर लेकर चल रहा हूं। ये हम इस पे आ चुके हैं सर। ये इसमें मैं आपको सीधे जजमेंट की ओर लेकर चल रहा हूं। ये सर सर्वोच्च न्यायालय का दैनिक आदेश, भारत एलियांस जनरल इंश्योरेंस बनाम भारत संघ 16 मार्च 2021 का है। इसमें जो महत्वपूर्ण बताया गया है कि प्रारंभ में ही यह ध्यान देना आवश्यक है कि ज- जयंत विद्वान ASG के समन्वय को हितधारकों के बीच हुई आपसी चर्चा के कारण काफी कार्य संपन्न हुए। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी हितधारकों के सकारात्मक दृष्टिकोण की हम सराहना करते हैं। अतः माननीय ASG द्वारा प्रस्तुत नोट की तालिका फर्स्ट के अनुसार यह सहमति बनी है कि निम्नलिखित सहमत निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर, जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी पढ़कर बता रहा हूं। ए, क्या निर्देश जारी किए जा सकते हैं? दुर्घटना सूचना रिपोर्ट, जिसको हम FAR और फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी कहते हैं। अधिकार क्षेत्र, पुलिस स्टेशन अधिनियम की धारा 158 की उपधारा 6 2019 संशोधन के बाद धारा 159 के तहत दुर्घटना की रिपोर्ट, जिसे रिपोर्ट कहा गया है, न्यायाधिकरण और बीमाकर्ता को पहले 48 घंटों के भीतर ईमेल या समर्पित वेबसाइट के माध्यम से देगा। किसको देगा सर? न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट, जहां पर हम क्लेम याचिका पेश करते हैं धारा 166 के तहत पीड़ित या मृतक की ओर से। और दूसरा कहां पर दी जाएगी? बीमाकर्ता कंपनी को, जो बीमा करता है। ये एक चीज स्पष्ट हो गई, 48 घंटे के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है बजाज एलायंस, उसके अंदर सर ये बताया जा रहा। दूसरा है दुर्घटना की डिटेल रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट, जिसको DAR, डायरेक्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहा जाता है। पुलिस दुर्घटना से संबंधित और मुआवजे की गणना के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेगी और जानकारी एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। आप समझ रहे हैं सर, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे की जाएंगे। वो चालान अलग है सर जो पेश किया जा रहा है JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष, जहां पर BNSS की धाराएं लगाई जाती हैं, गिरफ्तार किया जाता है, मुलजिम को पेश किया जाता है, उसकी जमानत होती है, उसको, उसने जो अपराध किया उसके लिए पूरा विचारण चलता है, बयान होते हैं, गवाह होती है, सजा होती है। वो एक मैटर अलग है, ये मैटर एक अलग है। यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट में पेश किए जाने का लिए बता रहा जा रहा जो है, हम जो एक्सीडेंट क्लेम याचिका पेश करते हैं जज साहब के समक्ष, वहां ADJ कोर्ट सामान्यता वहां पर पेश किए जाने के बारे में बताया जा रहा। क्या बताया जा रहा? पुलिस दुर्घटना से संबंधित और मुआवजे की गणना के लिए
दुर्घटना से संबंधित और मुआवजे की गणना के लिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं सर, यहाँ पर वो शब्द आ चुका है, थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, गणना के लिए, मुआवजे की गणना के लिए इसको देखा जाएगा। ये मैंने सर बोल्ड भी कर दिया और उसको हाईलाइट भी कर दिया। पुलिस दुर्घटना से संबंधित और मुआवजा मतलब एक्सीडेंट क्लेम में इनको कितनी राशि दी जाए उसकी गणना के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेगी और जानकारी एवं दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। ये दस्तावेज रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। पुलिस 3 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल और बीमा कंपनी को ईमेल द्वारा रिपोर्ट भेजेगी। इसी प्रकार दावेदारों को भी धारा 166 के तहत सहायक दस्तावेज सहित मुआवजे के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल और बीमा कंपनी को ईमेल द्वारा भेजने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार दावेदारों को भी धारा 166 के तहत सहायक दस्तावेजों सहित मुआवजे के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल और बीमा कंपनी को ईमेल भेजने की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ पर एक और स्पष्टीकरण आ गया सर। क्या स्पष्टीकरण आया कि जो दावेदार है वो धारा 166 के तहत सहायक दस्तावेज जो हम जनरली सर्टिफाइड कॉपी लेकर लगाते हैं सहित मुआवजे के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल और बीमा कंपनी को ईमेल द्वारा भेजने की अनुमति दी जा सकेगी। तो यहाँ पर भी ईमेल के द्वारा अनुमति देने का उल्लेख हुआ है। इसमें आगे जो महत्वपूर्ण बात है सी आएगी इसमें, न्यायाधिकरण मामले के अनुसार रिपोर्ट या मुआवजे के आवेदन के साथ समन ईमेल द्वारा बीमाकर्ता को जारी करेगा। अब मैं ये भी सर ईमेल के द्वारा जो डिजिटल के द्वारा जो उल्लेख बताया गया है कि न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट जैसा भी मामला उसके अनुसार रिपोर्ट या मुआवजे के आवेदन के साथ समन ईमेल द्वारा बीमा कंपनी को जारी करेगा। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट हो गई से हमारे सामने कि न्यायाधिकरण के अनुसार रिपोर्ट या मुआवजे के आवेदन के साथ मतलब जो आपने मुआवजा आवेदन दिया है उस आवेदन के साथ ईमेल द्वारा बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद डी में बताया गया है कि बीमाकर्ता निपटान के लिए अपना प्रस्ताव या रिपोर्ट या न्यायाधिकरण को दावे के आवेदन या प्रतिक्रिया दावेदारों के सेवा के प्रमाण के साथ ईमेल द्वारा भेजेंगे। फिर वहां से आप जब कोर्ट से ईमेल जाएगा तो वहां से बीमा कंपनी फिर ईमेल के द्वारा जो है कि भेजेगी जो भी उनका मुआवजा राशि का सेटलमेंट या जो भी गणित बनता है। निर्णय पारित करने के बाद न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि ईमेल करेंगे। मतलब जब फैसला हो जाएगा तो जजमेंट की कॉपी भी बीमा कंपनी को भेजी जाएगी। बीमाकर्ता को ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा संचालित बैंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से निर्धारित राशि जमा करके मुआवजे का भुगतान करना होगा। इसके लिए न्यायाधिकरण का बैंक खाता संचालित करेगा और बीमाकर्ता को भुगतान करने के निर्देश के साथ संबंधित खाते का विवरण भी मुआवजे के दस्तावेज में दर्ज होगा। मतलब सब कुछ ईमेल के माध्यम से हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। साल 2 साल हमें मुकदमा लड़ने से भी बच सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रोसीजर इसमें बहुत जल्दी हो सकती है सर, क्योंकि हम जब क्लेम याचिका पेश करते हैं तामील होने में ही सर 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। बीमा कंपनी का ऑफिस कहाँ है, पक्षकार कहाँ रह रहे हैं, मुलजिम ड्राइवर कहाँ रह रहा है, गाड़ी मालिक कहाँ रह रहा है। कई बार तो ड्राइवर के पते नहीं लगते हैं, फरार हो जाता है इस डर से कि कहीं मुझे सजा हो जाएगी, कोर्ट में आने से बचता है। तो इसमें कई बार साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं, या 1 साल 1.5 साल में भी हो जाता है। तो ये और त्वरित प्रक्रिया होगी ना सर। इधर से ईमेल गई बीमा कंपनी को, आपने कोर्ट में क्लेम याचिका आवेदन पेश किया, उधर ईमेल से नोटिस गया, उधर ईमेल से जवाब आया, इधर डिसीजन हुआ, ईमेल से डिसीजन भेज दिया गया, त्वरित न्याय प्राप्त हो गया। हालांकि मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऑल इंडिया में आप में से किसी ने भी यदि इस प्रोसीजर को इस्तेमाल किया है तो आप मेहरबानी करके वीडियो के नीचे सर कमेंट जरूर करें जो आप हैं, ताकि एक उससे रिलेटेड में इससे आने वाले जो वीडियो हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग, बहुत से वीडियो बनेंगे सर फिर इस पे, जैसे कि उस आवेदन की ड्राफ्ट की यदि कोर्ट में पेश नहीं की गई है तो हम कोर्ट से आदेश करवाएं कि थाना प्रभारी को आदेश किया जाए कि ये डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट जो 3 महीने के अंदर पेश की जानी चाहिए वो पेश करवाई जाए। पूरे आवेदन की ड्राफ्ट मैंने तैयार करके रख ली है, लेकिन आप पहले कमेंट्स करें, उसके बाद मैं उस आवेदन की ड्राफ्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्लेम याचिका फॉर्म IV के तहत पेश किया जाएगा, धारा 159 150 जो बताए गए प्रावधानों के तहत, वो भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है, वो भी मैं बनाऊंगा। लेकिन आप पहले कमेंट जरूर करें कि इस प्रोसीजर का लाभ अभी तक किस किस के द्वारा लिया गया है। इसमें आगे बताया गया बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण द्वारा संचालित बैंक खाते में आरटीजीएस ये जमा कराया जाएगा। पैसे जमा होने तक बात आ चुकी है सर। उसके बाद प्रत्येक न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट ईमेल आईडी बनाएगा। कोर्ट में भी बनाने का उल्लेख है जिस पर पुलिस और बीमाकर्ता से उपयुक्त ईमेल प्राप्त किए जा सकें।
इसी प्रकार भारत भर में सभी बीमाकर्ता भी प्रत्येक दवा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट ईमेल आईडी बनाएंगे। मतलब एक विशिष्ट ईमेल आईडी बनाने का भी इसमें निर्देश है। न्यायाधिकरण, पुलिस स्टेशन और बीमाकर्ताओं के कार्यालयों में दावेदार की सुविधा के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी। इस प्रकार ये ईमेल आईडी मतलब न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट सर और बीमाकर्ता द्वारा संचालित वेबसाइट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट में से सर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं न्यायाधिकरण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और उनके संपर्क विवरण, फोन और मोबाइल फोन नंबर, ईमेल पता राज्य पुलिस के महानिदेशकों न्यायाधिकरण को प्रदान करेंगे। हम निर्देश देते हैं कि उपयुक्त निर्देश पूरे देश में लागू होंगे ताकि एक समान प्रक्रिया का पालन किया जा सके। इसके द्वारा दो अन्य पहलू भी जिन पर नीचे ध्यान दिया गया है बताए गए। इसमें नंबर एक है कि तमिलनाडु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस द्वारा ट्रिब्यूनल कोर्ट और बीमाकर्ता को दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ईमेल खातों से आगे बढ़कर धारा 159 के तहत दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेबसाइट का संचालन शुरू कर दिया गया है तमिलनाडु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों वेबसाइटों को अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए दावेदारों के आवेदन और दुर्घटना रिपोर्ट या दावा याचिका पर बीमाकर्ताओं की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त रूप में संशोधित किया जाएगा। दूसरा बताया गया है इसमें दुर्घटना रिपोर्ट दावे और दावों पर प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक राज्य का एक स्वतंत्र ऑनलाइन मंच होने से दावों के कुशल निपटान में बाधा उत्पन्न होगी, विशेषकर तब जब दुर्घटना का शिकार व्यक्ति उस राज्य का निवासी न हो जहां दुर्घटना हुई है। इसलिए केंद्र सरकार को पूरे भारत में ट्रिब्यूनल कोर्ट, पुलिस अधिकारी और बीमाकर्ताओं के लिए सुलभ एक ऑनलाइन मंच विकसित करना चाहिए। उपरोक्त मामलों के संबंध में विद्वान एएसजी ने कहा कि इन्हें लागू करने की समयावधि निर्धारित करने और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने में कुछ और समय लग सकता है, जिसके लिए कुछ और चर्चा की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि आई और जे दोनों को भी पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे सामने हुई चर्चाओं के आधार पर हम वह समय अवधि निर्दिष्ट करेंगे जिसके भीतर आई और जे को लागू किया जाना है। और आगे अंतिम पैरा में इसमें बताया गया है कि आगे के निर्देशों के लिए 4 मई 2021 को सुनवाई करें। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोरा ने निवेदन किया कि 24 फरवरी 2021 को उपस्थित पत्र सौंपते समय अनजाने में श्री जगदीश सोलंकी का नाम अंकित हो गया था, जो प्रबंधक कानूनी अधिवक्ता नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि चूंकि श्री सोलंकी ने अपना सनद सरेंडर कर दिया है, इसलिए इस गलती से उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में उपस्थिति पत्र सौंपते समय उचित सावधानी बरती जाएगी। 24 फरवरी 2021 के आदेश में दर्ज उपस्थिति पत्र में संशोधन किया जाता है और श्री जगदीश सोलंकी का नाम इस आदेश से हटा दिया जाता है। ये वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन सर ये इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया, इसी जजमेंट की सर मैंने सरल व्याख्या भी इसमें आप लोगों के द्वारा नीचे कर दी है, पूरे ट्रायल कोर्ट की, पूरी जजमेंट्स की और फर्स्ट एंड फाइनल रिपोर्ट और डार और फार के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी मैंने दे दी है सर इसमें, एफआर और डीआर। हालांकि इस पे मैं एक वीडियो सर पहले बना चुका हूँ, लेकिन वो एक अलग नजरिए से बनाया था, उसमें भी मैंने सारी जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिली है कि एक नया रूप भी हमारे सामने निकल कर आया है। सर ये पूरी डिजिटल ई बुक है जो मैंने आपको जानकारी दी है, इसमें तकरीबन 38 अध्याय हो चुके हैं और इसमें बहुत सी जानकारियां मैंने दी हुई हैं, जैसे कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है या वाहन चला रहे हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप क्लेम ले सकते हैं? जी हाँ सर ले सकते हैं। कैसे लेंगे? पूरी डिटेल जानकारी के साथ मैंने डिजिटली बुक में आपको दे दी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, भुगतान करो और वसूलों का सिद्धांत वहां पर लागू होगा। परमिट से हटके कोई बस चली गई, वहां एक्सीडेंट कर दिया, क्या आप क्लेम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वहां पर भी भुगतान करो वसूलों का सिद्धांत लागू होगा। पी वेंकटेशन का जो 2025 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है उसमें इसमें जो है कि स्वर्ण सिंह 2004 को बेसिक आधार बनाकर जजमेंट किया गया है। बहुत से मुद्दे, बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठे हुए एक्सीडेंट हो गया, डर हमारे अंदर कि अरे अब हमारी तो खुद की गलती है, मोटरसाइकिल पर नियम बना हुआ है 2 लोग ही बैठ सकते हैं, हमने तो 4 बैठा रखे थे, हमें क्लेम कैसे मिलेगा? तो भी सर क्लेम मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो भी डिटेल जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने दे दी है और उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दिए सर, अध्याय 16 से लेकर अध्याय 41 तक। उन्हीं शीर्षकों से मेरे चैनल पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं और हर वीडियो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मकसद से तैयार किया गया है। जैसे कि 3 या 4 सवारी बैठी हुई है, तो मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 का सर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि महज
मोटरसाइकिल पर 3 या अधिक सवारी बैठी होने के आधार पर क्लेम याचिका खारिज नहीं की जा सकती। बिल्कुल ये जजमेंट में सर बताया गया है। ऐसे बहुत से फायदे उसमें बताए गए हैं, बहुत से जो है कि लाभ के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से 50-50 से संबंधित जो नियम है उस पर अभी कल ही मैंने सर एक वीडियो अपलोड किया है कि ये जो है कि नियम बदल गया 50-50 का। एंथोनी बनाम गवर्नर 2008 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। इस पे कल ही वीडियो अपलोड किया। इसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो फैसला दिया, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, दोनों जगह 50% की लापरवाही सह लापरवाही मानी गई, क्योंकि आमने सामने की टक्कर थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 50 की बजाय 25% कर दिया। यदि किसी के साथ इस प्रकार की समस्या आ गई है तो इस न्यायालय के जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। कल ही मैंने जज कोर्ट मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है और उसकी डिजिटल ई बुक के अंदर पूरी जानकारी भी दी है। उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा सर दे दी गई है। मतलब इसका इस्तेमाल दो तरीके से भी किया जा सकता है सर। कभी कभी हर चीज, कानून एक दोधारी तलवार है, इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा। अब जहाँ हालांकि ये जो है कि एक्सीडेंट क्लेम एक वेलफेयर वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में देखा जाता है, कल्याणकारी अधिनियम के रूप में। इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, जस्ट कंपनसेशन देना, उचित मुआवजा दिलाना। अब सपोज करें कि आप गाड़ी मालिक और ड्राइवर की तरफ से एडवोकेट हैं, आप क्रॉस एग्जामिनेशन करा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इनकी भी लापरवाही साबित की जाए। किसकी लापरवाही सर? जो जिसने क्लेम याचिका लगाई है धारा 166 के तहत। तो आप इस जजमेंट का वहां पर इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर ये जो है कि एंथोनी बनाम गवर्नर 2008 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी जो है कि सह लापरवाही का दोषी माना है ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, और जो है कि हाई कोर्ट ने 50% का इसमें लापरवाही का दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको हालांकि कम कर दिया, लेकिन ये केस की कंडीशन और परिस्थिति के आधार पर देखा जाएगा। और हमारे मामले में आदि लापरवाही का दोषी है तो इसको 50% का जो है कि लापरवाही का दोषी माना जाए। आप उसको इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आर्गुमेंट में, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर 50 प्रश्नों के ऊपर मैंने विशेष जो है कि वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर कि ड्राइवर और गाड़ी मालिक की ओर से यदि आप क्रॉस एग्जामिनेशन कराते हैं तो वो कुल 50 प्रश्न क्या हो सकते हैं संभावित, उसका तरीका क्या हो सकता है, उस पर स्पेशल वीडियो डिजिटल ई बुक में बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। एमएससीटी कोर्ट में मुख्य परीक्षण कैसे कराएं, विधि के छात्र, नए अधिवक्ता या जो एडवोकेट एक्सीडेंट क्लेम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी वीडियो है सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने बनाया है। 50 प्रश्न उसमें तैयार किए हैं संभावित। एक चीफ कराने का तरीका उसमें मैंने बताया है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि उसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि जो साक्षी को उत्तर सुझाता हो उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे बार बार आपत्ति आएगी, विपक्ष अधिवक्ता भी आपत्ति लेंगे, न्यायालय के द्वारा, जज साहब के द्वारा भी आपको रोक दिया जाएगा। इसलिए आपको पहले से तैयारी करना है, गवाह को आपको समझाना है, घटना सारी आपकी आ जाना चाहिए। एफआईआर में लिखी, पुलिस कथन में लिखी हुई घटना, सारी घटना में कुछ रह ना जाए। इस तारीख को घटना हुई थी, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे टक्कर हुई, कहाँ चोट लगी, कहाँ आप गए इलाज कराने, कितना खर्चा आया, कब रिपोर्ट डाली, किसने टक्कर मारी, क्या कंपनी, ये सारे बयान, मुख्य मुख्य बातें, पूरा तरीका सर मैंने उसमें वीडियो में बताया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं मोटरयान अधिनियम 1988 पर सर वर्तमान में वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 30 वीडियो में बना चुका हूँ। अभी ये इसी पे लगातार और वीडियो में बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको एक मुख्य जानकारी यही दी है जो जहां तक मुझे प्राप्त हुई थी। 166 की उपधारा 4 के तहत जो डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी उसको ही प्रतिकर आवेदन माना जाएगा। ये इस बुक के अंदर सर लिखा हुआ है जो मैंने आपको इसी के अंदर से पढ़ के बताया था। एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। उपधारा 4 है 166 की, दावा अधिकरण की धारा 159 के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटना रिपोर्ट किसी रिपोर्ट को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के आवेदन के रूप में मानेगा। तो ये आज के वीडियो से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी सर मैंने आपको दी है और इससे रिलेटेड बहुत कुछ मैटर सर मैंने तैयार करके रखा है। लेकिन यदि आपने इस प्रोसीजर का कहीं इस्तेमाल किया हो, मैं तीसरी बार सर वीडियो में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट्स से, कि यदि आपने ऑल इंडिया में इस प्रोसीजर का कहीं इस्तेमाल किया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, ताकि फिर मैं इसके ऊपर तकरीबन 8-10 वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि एक नई प्रोसीजर, एक नया प्रावधान हमको सीखने को मिलेगा। मैंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं अब करने के लिए तैयार हूं सर। अब मैं इसमें और बढ़ रहा हूं। मैं जज साहब के समक्ष वो आवेदन भी पेश करूंगा कि यदि जज साहब को इस बात की जानकारी नहीं है
तो मैं उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट के हवाले से और जो है कि धारा 166(4) के हवाले से माननीय न्यायालय में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय न्यायालय से कि सर यदि रिपोर्ट नहीं आई है तो रिपोर्ट पुलिस थाने से मंगवाई जाए। उसके बाद फिर वो प्रोसीजर अपनाई जाएगी। बीमा कंपनी से मांगा जाएगा कि भाई क्लेम याचिका में आप क्या अवार्ड आप देते हैं, उसको हमसे पूछा जाएगा। मैं उसमें इनकार करूंगा, पक्षकार की ओर से मेरा पक्षकार उसमें इनकार करेगा। फिर उसमें आपत्ति मांगी जाएगी, बस वहीं आपत्ति से ही हमारा वो क्लेम याचिका के रूप में क्लेम चालू हो जाएगा धारा 166 के तहत। फिर वही बयान होंगे, वाद विषय बनेंगे और उसमें जजमेंट होगा। तो एक प्रोसीजर ये हो गई और दूसरी प्रोसीजर वो हो गई जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं। टाइप करवाते हैं धारा 166 की याचिका मोटी अधिनियम 1988 की, और पूरे चालान की सर्टिफाइड कॉपी हम लगाते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। एक वो तरीका हो गया। एक और हमारे को कहीं ना कहीं देखने सुनने और समझने में आ रहा है। मैं जब इस प्रोसीजर को अप्लाई कर दूंगा उसके बाद फिर सर मैं इस पे वीडियो बनाना आप लोगों के लिए चालू करूंगा। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट मैंने आपको बता दिया। जी, जजमेंट में बताया गया है कि मैंने आपको जजमेंट का नाम सर एक बार और बता दूं मैं, बजाज एलाइन जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम भारत संघ 16 मार्च 2021 का जजमेंट है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। धारा 166(4) मोटर यान अधिनियम 1988 की जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो महत्वपूर्ण रूल्स मैंने सर आपको बता दिए हैं आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो जानकारी दी है सर डिजिटल ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिखी गई है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि 41 अध्याय चालू हो चुके हैं और विभिन्न प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन करने की जो है कि मकसद से इसको मेरे द्वारा लिखा गया है। और ये विभिन्न प्रॉब्लम सॉल्यूशन से मकसद ये है कि सर कानून एक अथा समंदर है। तो उनमें से विभिन्न जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उससे रिलेटेड धाराएं जो एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं क्लेम याचिका में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें ट्रिब्यूनल कोर्ट में उन साइटेशनों को पेश करना, आर्गुमेंट के समय जज साहब से निवेदन करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि मोटरसाइकिल पर जैसे कि 3 लोग या 4 लोग बैठकर जा रहे हैं तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 128 के तहत तो उल्लंघन हमने कर दिया। और इसी अधिनियम की धारा 194 के तहत हमारे ऊपर 1,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने तक उस ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड भी करने का प्रावधान है। तो अब हम चूंकि कानून के तहत तो हम खुद गलती कर रहे हैं, हम क्लेम कैसे लेंगे? तो मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2020 का जजमेंट का आप हवाला दे। आर्गुमेंट के समय आप जज साहब से निवेदन कर सकते हैं। या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा सर कि हाँ कानून में ये चीज आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बता दिया। तो आप प्लीडिंग करते समय आपके अंदर एक उत्साह अलग होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग होगा। जब पक्षकार से आप बात करेंगे तो आपका एक विश्वास अलग झलकेगा, वरना आप अनमने से रहेंगे। अरे 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है क्लेम मिले या ना मिले। तो इस कंफ्यूजन और डाउट्स से बाहर निकलकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो कहीं ना कहीं कार्य में भी निखार आता है और कार्य में उन्नति और तरक्की भी होती है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।